चर्चा का विषय है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और 2005। तो मैं चाहूंगी सर कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आपदा क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो जवाब देने से पहले मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम बोलता हूं और मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं इस कार्यक्रम में आ सका। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये टेक्निकली एक पूरा का पूरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है कि कैसे डिज़ास्टर के टाइम पे किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस या कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो 2005 के पहले कोई इस तरीके का नियम नहीं था, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जब तितली आई थी 1999 में, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हुआ था। तो सारे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके सर पे अचानक से बहुत बड़ा टेंशन आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे अगर जिला अधिकारी हैं उनको भी अगर काम करना है तो उनको अपने सीनियर का परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जब कानून का एक बेस नहीं बना हुआ है, तो कोई भी एक्शन या इनएक्शन पे कानूनी कार्रवाई भी उनके अगेंस्ट हो सकती थी, जिसके कारण काफ़ी देरी हो जाती थी। और डिज़ास्टर के टाइम में देरी ही सब कुछ है, समय का सारा खेल होता है। तो इसीलिए जब 1999 में उड़ीसा में जब तितली आई, फिर 2000 में भुज आया, उसके बाद 2004 में सुनामी आया, तब जाकर के समझ में आया कि नहीं, अब भारत सरकार को ये लगा कि अब कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों की जान और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक हाई पावर कमेटी बैठाई गई 1999 में, जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए और फाइनली उन रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस को लेकर के, और उड़ीसा पहला राज्य था जिसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट किया 1999 के बाद। तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करते हुए नेशनल लेवल पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जो कि आया 23 दिसंबर 2005 को। अच्छा, आ रही है। फिर इसकी आवश्यकता हमें 2005 में क्यों महसूस हुई? मैम, जैसा देखिए मैंने कहा कि 3 इवेंट जो हैं हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो स्पेनिश फ्लू से शुरू होता है, लेकिन उस वक्त भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो कुछ उस पर कॉमेंट करना समय की ये होगा। तो मेरा कहना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, सबसे पहले तो आप अगर देखिए डिज़ास्टर में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो प्री डिज़ास्टर, अगर आपको पता है कि डिज़ास्टर आने वाला है तो एक समझदार इंसान क्या करेगा, एक रीजनेबल आदमी करेगा कि वो उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। उसके बाद फिर दूसरा है कि डिज़ास्टर अगर आ चुका है तो उसके दरमियान क्या करना है, और तीसरा स्टेप है कि डिज़ास्टर जब खत्म हो गया तो कैसे रिस्टोरेशन किया जाए या कैसे मिटिगेट किया जाए, जो डैमेज हुआ है उसको कैसे कम से कम किया जाए। ये 3 मेन मुद्दों को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग था। तो सरकार ने बस इन्हीं 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक पूरा एक कानून बनाया कि अगर ये होता है तो आप, अगर पहला स्टेप होता है प्री डिजास्टर स्टेज में है तो आप ये करेंगे, अगर आप डिजास्टर स्टेज में है तो आप ये करेंगे, और अगर डिजास्टर हो गया है तो आप ये करेंगे। तो ओवरऑल जैसा सर ने कहा, ऑब्जेक्टिव वही है कि कैसे डिस्ट्रक्शन को बचाया जाए। अब चाहे डिस्ट्रक्शन इंसान का हो, चाहे किसी जानवर का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, डिस्ट्रक्शन तो डिस्ट्रक्शन है और आने वाले टाइम में सस्टेनेबिलिटी के लिए वो एक खतरा है। तो इन्हीं चीज़ों को नज़र रखते हुए इस एक्ट को लाया गया, और इस चीज़ के लिए हमें एक पर्टिकुलर जो कन्वेंशन को याद रखना होगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो आपको भारत जिसका एक मेंबर भी है, जिसने उसने साइन कर रखा है, और फिर पेरिस एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ों का दबाव भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भारत बढ़े। तो ओवरऑल जो इसका सार है वो यही है। सर, इस अधिनियम का कोर इशू क्या है? इस अधिनियम का अगर आप कोर इशू पे ध्यान दें तो सबसे पहले तो भारत में डिजास्टर होता क्या है, इसका कोई डेफिनेशन था नहीं। तो 2005 में पहले तो ये डिजास्टर का डेफिनेशन लाया गया। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर आप मुझे मौका दें। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि डिजास्टर जो है वो एक इटालियन वर्ड से आया है, जिसको बोलते हैं डिसेस्ट्रो। ठीक है, तो डिजास्टर में कहा गया कि कोई भी ऐसा नेचुरल, प्राकृतिक या मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा अनइंटेंशनल इवेंट जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं होता, जिसके वजह से या तो कोई कैटास्ट्रोफी आ जाए, महाकाल जैसा आ जाए, या बहुत बड़ा डैमेज हो जाए एनवायरनमेंट को, तो ऐसे इवेंट्स को हम कैटेगराइज करके बोलते हैं कि ये एक डिजास्टर है।
मैं इस डेफिनेशन से, ये सेक्शन 2D में दिया गया है, लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेफिनेशन को थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस डेफिनेशन को बड़ा ही रिफाइन कर दिया 2 साल पहले। उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो इंसान की आम जिंदगी को स्थगित कर दे मास लेवल पे, उसको आप डिजास्टर मान लीजिए। जैसे अगर देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है उसमें ये है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर्स को नहीं लिया गया था, लेकिन कोविड-19 देख लीजिए, उन्होंने 2 साल से तबाही कर रखा है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेफिनेशन है ये ज्यादा पर्टिकुलर है। और ये अधिनियम जो है ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब सेंट्रल लेवल को बांटता है, स्टेट लेवल को बांटता है सिस्टम को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिस्टम को बांटता है। और इन तीनों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन होना है, कब, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोई भी डिजास्टर आता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य सरकार होती है, केंद्रीय सरकार नहीं होती है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि संविधान में केंद्रीय सरकार पावरफुल है ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट से, तो एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। तो इसीलिए बस ये एक ओवरऑल एक सिस्टम को आउटलुक देता है कि कैसे ये 3 सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँ एनडीए में क्या है? एनडीए में देखिए सेक्शन 3 अगर आप देखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, तो वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अगर मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊं तो सबसे पहले तो जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब होते हैं, और इसके टोटल 9 मेंबर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, अब इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम आप एक तरीके से मान लीजिए कि ये पूरा सुपरवाइजरी पावर है, मतलब जितने भी आगे आने वाले बॉडीज हैं वो सारे के सारे अपना रिपोर्ट जो है वो कमांड करते हैं एनडीएमए को। एनडीएमए ही है जो नेशनल प्लान को अप्रूव करता है, जो एनईसी, जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा एनईसी क्या है। तो नेशनल प्लान को वो अप्रूव करता है, फिर वो मॉनिटर करता है एनडीएमए की भारत में क्या चल रहा है, कैसा है कंडीशन डिजास्टर में। जैसे आप कई बार आप न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं भी साइक्लोन आता है, जैसे अभी फनी आया था तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ये हेलीकॉप्टर से उसका सर्वेलेंस कर रहे थे। तो ये सारी चीजें वो कर सकते हैं क्योंकि एनडीएमए ही उनको एम्पावर करता है करने का, क्योंकि वो चेयरपर्सन है। और अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं, जो ये लॉकडाउन लगा कोविड-19 का, अगर आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 को रीड करेंगे एपिडेमिक्स एक्ट सेक्शन 2 के साथ, तो वहीं से इमरजेंसी के केस में प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर आ जाती है लॉकडाउन लगाने की। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि सबसे पहले तो उन्होंने कोरोना वायरस को एक डिजास्टर घोषित किया। अगर वो डिजास्टर घोषित नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टेट लेवल पे उसका मतलब कुछ और होता है और सेंट्रल लेवल पे उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने उसको डिजास्टर बोला, और डिजास्टर बोलने के बाद फिर 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, तभी जाकर के पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लग पाया। नहीं तो वो लॉकडाउन लगाने की पावर उनके पास नहीं आती। तो ये एनडीएमए का आप मोटा मोटा आप समझ लें कि उनको पूरा सुपरविजन का पावर है, कोई बॉडी कैसे काम कर रही है, क्या फंड्स एलोकेट करने हैं, जिसका एक नेशनल फंड भी है और स्टेट फंड भी होता है। तो उसके बाद फिर एक्स ग्रेशिया अमाउंट, जो जैसे आप जो बोलते हैं ना मुआवजा को इंग्लिश में आप एक्स ग्रेशिया अमाउंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज का डिस्बर्समेंट जो आदान प्रदान है वो माननीय प्रधानमंत्री ही करते हैं इस एनडीएमए के अथॉरिटी के हिसाब से। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी इसमें एनईसी क्या है? एनईसी इसमें हो नेशनल एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया। इसमें जो ये होता है कि जो है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर जो है सरकार ने किस तरह का डिजास्टर को उसको जो है उसको लागू करता है, उसमें किस तरह का प्रिवेंशन करता है, उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। राष्ट्र स्तर पर उसको जो है डिजास्टर के बारे में जो है जानकारी देना, जन जागरूकता के अनुसार जो है उसको कार्यक्रम को लागू करना, ताकि जो है उससे जन हानि की जो है क्षति नहीं पहुंचे। सर क्या इसी एक्ट के तहत एनडीआरएफ का गठन किया गया है? हाँ, इसमें एनडीआरएफ का जो है गठन किया गया है। इसमें नेशनल डिजास्टर इसमें रैपिड अथॉरिटी हुआ, तो उसमें जो है उसके अंतर्गत जो है रेस्क्यू में जो है फोर्स, ताकि जो है उस तरह का जो आपदा प्रबंधन के बारे में वो लोग से अधिक बचाव करना होता है। उसमें फोर्स के अंतर्गत लोग को जो है ये बचाना रहता है। और उसके अलावा भी जन जागरूकता अभियान के तरह जो है जो ये रेस्क्यू के अंतर्गत जो है
है अवेलेबल होता है उसको अधिक से अधिक उसको जो फोर्स के अंतर्गत जो है उसको बचाव करना, ताकि आम पब्लिक तक जो है वो एनडीआरएफ पहुंचे और उसके बाद जो है उसको जो है अधिक से अधिक बचाव करे, जिसके कारण जो है ये जो है ये मेन स्तर जो है इसका जो है डिजास्टर का मेन स्तर जो है फोर्स को जो है अवेलेबल करा के जो है ये पब्लिक को जो है जन हानि की जो है क्षति को बचाव करना, ताकि जो उसको जो है आपदा से जो है संबंधित किसी तरह का जो है नुकसान नहीं पहुंचे, उसे जन जागरूकता अभियान इसमें लागू करना अपेक्षित। सर फिर इसमें एसडीआरएफ की जरूरत क्या है? एक सेकंड, मैं कुछ पॉइंट्स अगर चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल 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 सर। जैसा सर ने बताया, जैसे एनडीआरएफ के बारे में आपने पूछा, और एक और आपका पिछला सवाल क्या था मैम? एनईसी। हाँ एनईसी। तो मैं दो चीज़ पहले इस पे एक और सर के साथ ऐड करना चाहूँगा। एनईसी जो है, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो सेक्शन 8 में उसका गठन होता है। सेक्शन 8 और सेक्शन 10 को अगर हम साथ में पढ़ें, वो पूरा पावर बताता है कि एनईसी क्या कर सकता है। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो एनईसी एक क्लास मॉनिटर है अपने टीचर का, जो कि है एनडीए में। क्लास मॉनिटर क्या करता है? सारे के सारे पहले तो वो प्लान्स को तैयार करता है कि हमें कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट करना है। प्लान का मतलब क्या होता है? जिसको हम नेशनल प्लान कहते हैं, जिसको बाद में एनडीए में अप्रूव करता है। नेशनल प्लान वो सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर डिजास्टर आया तो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आया तो हम क्या करते हैं? सिटी को इवैक्यूएट कराते हैं, हम खाली कराते हैं। खाली करने के बाद कहाँ ले आते हैं? भाई मेरा अगर प्रॉपर्टी पटना में है, मेरा घर यहाँ है, आप मुझे खाली करवा देंगे, मैं कहाँ रहूंगा? ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये डिसाइड एनईसी करता है कि आप कहाँ इसको आप आदमी को ले जाएंगे, कितने स्क्वायर किलोमीटर में टेंट बनेगा, किस टेंट में कितने आदमी रहेंगे, कौन सा पुलिस अफसर इनकी देख रेख करेगा, इनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाना मिलना हालांकि लाजमी है क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है, तो खाना मिलना है। ये नेशनल प्लान 2016 का अगर आप देखेंगे, पेज नंबर 186 के अराउंड से आई थिंक स्टार्ट होता है। सारी चीजें एकदम लाइन से लिखी हुई हैं। और स्टेट का अगर आप बिहार का अगर आप स्टेट प्लान देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी टेक्निकली सारा चीज करता है ऑन ग्राउंड, और एनडीए में आपका मोर ऑफ फॉर्मल हेड हो गया, वो बस सुपरवाइज करता है। और यही एनईसी ही है जो सेंटर और स्टेट के बीच में काम करता है। मतलब स्टेट से रिपोर्ट कलेक्ट करना और सेंटर को रिपोर्ट करना, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना, एनईसी का काम है। फिर अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, या कहीं कोई भी कमांडोज चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसका भी तुरंत सॉल्यूशन निकालता है एनईसी, प्रोवाइड कराता है वो टेक्नोलॉजी। और सिमिलरली एसईसी भी सेम काम करता है। हर स्टेट में भी आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती हैं। तो स्टेट में दो बॉडी हो जाती है, एक स्टेट बॉडी हो गई और एक हो गई डिस्ट्रिक्ट बॉडी, जिसके डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आईएएस अफसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। और उनकी मेंबर में आते हैं एसपी साहब उस डिस्ट्रिक्ट के, और सीएमओ, और बाकी और 3 अलग मेंबर, टोटल 7 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इन सभी के कोऑर्डिनेशन से एसईसी और एनईसी चलता है। एसईसी पूरा कोऑर्डिनेट करता है, प्लान करता है, इंप्लीमेंट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, नेसेसरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है। सारे का सारा काम एसईसी ही करता है और एनईसी ही करता है। तो ये आपका एक ओवरऑल हो गया। और जहां तक रही बात एनडीआरएफ की, तो सेक्शन 41 में एनडीआरएफ का दिया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। रिस्पांस फोर्स का काम है कि जैसे ही डिजास्टर आए, तुरंत के तुरंत कैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए और जो स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, उनको कैसे वहां पे डिप्यूट किया जाए और कैसे डिजास्टर्स को मिटिगेट किया जाए। तो एनडीआरएफ जो है वो टोटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और जो स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ होते हैं वो आपको स्टेट प्लान में मिलेंगे। उनका जिक्र नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नहीं है, उनका स्टेट प्लान में होता है। और जनरली हम पुलिस ऑफिसर्स, होम गार्ड्स, पीडब्ल्यूडी के जितने वर्कर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोगों को ही हम ट्रेनिंग दिया करते हैं इसके दौरान। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिल करके फिर काम करते हैं कोई भी डिजास्टर के टाइम में। सर चलते चलते आप हमारे कुछ दर्शकों को मैसेज देते चलिए। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर सजग रहेंगे तभी डिजास्टर से हम निपट सकते हैं। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ठीक है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को कि अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें बढ़ने का वक्त है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसा कि भारत ऑलरेडी उसका एक मेंबर है, 2030 तक हमें अचीव करना है गोल नंबर 9, गोल नंबर 13 और गोल नंबर 15। आप देख रहे हैं कि डिजास्टर ऑलरेडी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में डिजास्टर बढ़ते ही जाएगा, घटने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्केल पे डिस्ट्रक्शन होने वाला है। आप देखिए, इसी साल 10 से ज़्यादा साइक्लोन आए, चाहे आप तो ये यास देख लीजिए या फिर अम्फान देख लीजिए, बहुत सारे साइक्लोन्स आए हैं। तो
एक थोड़ा सा एक जो हमारा एक जनरल नेचर है ना, अच्छा आता ही तो देखल जाता ही, इस नेचर को छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आज आप सजग होंगे तब जाकर के आपके खुद के बच्चे और आपके खुद के परिवार कल को जाकर के सेफ फील कर पाएंगे। तो ये वक्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, साल में कम से कम 2-3 पेड़ लगाएं। देखिए पेड़ ज्यादा महंगा नहीं आता है, 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक में अच्छा पेड़ आ जाता है। पेड़ जितना लगाइएगा उतना ज्यादा डिजास्टर रोकने का चांस होगा, पेड़ जितना ज्यादा कटेगा उतना ही ज्यादा डिजास्टर बढ़ता जाएगा। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप जितना ज्यादा हो सकता हो पेड़ लगाएं और जितना कम रिसोर्स में आप अपना जिंदगी जी सकते हैं उतना जिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसी के मैं बस सर आप भी कुछ संदेश हमारे दर्शकों को। हाँ, हम ये इसमें डिजास्टर के बढ़ते जो हमारे जो है सर बोले हैं वो बहुत अच्छी बात बोले हैं कि इसमें पेड़ पौधे में ऑक्सीजन का भरपूर जो पोषण होना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात ये पब्लिक को प्रति जो डिजास्टर के प्रति जो है हमेशा जागरूक होना चाहिए। यानी किसी तरह का आपदा प्रबंधन के बारे में जो सरकार उसके बीच बीच में जो है आम पब्लिक को भी ये सचेतना पैदा करें कि किस तरह का आपदा में ये क्या करना चाहिए। साइक्लोन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, वज्रपात हुआ, फ्लड हुआ, ये सब के बारे में जो है उसके हमेशा जो है जागरूक करना चाहिए। इसी कारण जो है सजग रहने हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हमें आपको यही रोकना होगा। सजग रहने के लिए जो है आम पब्लिक को आपदा के बारे में करना चाहिए। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।